Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So last class जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपका बहुत कुछ डिस्कस किया था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और नील बोर के स्टेटमेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। प्लैंक के हिसाब से लाइट आपका वेव, लाइट पहले से ही वेव था, तो उसने कहा था कि लाइट अगर वेव है तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। उसने कहा था लाइट डुअल नेचर शो करता है, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ये आपके मैक्स प्लैंक ने कहा था। उसके बाद डी ब्रॉगली आई। डी ब्रॉगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है जिसका साइज और मास इतना कम है, उसका मास बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन हैविंग डुअल नेचर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर जो है, वन इज व्हाट वेव नेचर, अदर वन इज व्हाट वन इज वेव नेचर एंड अदर वन इज दी पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल तो पहले से हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, और दूसरा वेव नेचर, ठीक है। नाउ एवरी, तो उन्होंने जो फाइनल स्टेटमेंट, जो डी ब्रॉगली का फाइनल स्टेटमेंट था, वो ये था कि एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हर एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक कोई छोटा पार्टिकल है दैट टू वो मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या होगी, उसके पास वो पार्टिकल आपका क्या होगा, बेसिकली उसके पास वेव हो, वो वेव होगा, ठीक है। वो पार्टिकल वेव होगा, हर कोई पार्टिकल नहीं, क्योंकि हमने ये एग्जांपल से समझा था क्रिकेट बॉल का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, पर उसकी वेवलेंथ इतनी कम आई थी कि वो कंसिडरेशन में भी हम नहीं ले पा रहे थे। तो हम ये समझ रहे थे जितना जितना मास बड़ा होता जा रहा है, जितना जितना ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होते जा रहा है, उतना उतना उसका वेवलेंथ थोड़ी इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन, ठीक है। तो हम ये कंसिडर करते हैं जितना जितना मास ऑब्जेक्ट के बदल जाता है, हम ये मानते हैं कि वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो करता है, जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा वही वेव नेचर शो करेगा। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट ये दिया कि एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो बहुत छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल होते हैं, दैट टू मूविंग पार्टिकल, उनके पास क्या होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। पार्टिकल्स तो वो पहले से ही हैं, उनके पास वेव नेचर होता है, और अगर वेव नेचर है मतलब उनके पास वेवलेंथ भी होगी, और उस वेवलेंथ को डिनोट करते हैं हम किससे, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, किससे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, एच डिवाइडेड बाई पी के जगह पे एम वी, एम वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। दिस फॉर्मूला, ये बेसिकली जो ये फॉर्मूला था, ये उन्होंने इंस्पायर्ड किससे होकर इंस्पायर किया था, मैक्स प्लैंक से इंस्पायर्ड होकर लिया था। मैक्स प्लैंक ने आपका किस पे बात कर रहे थे, एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बात करते थे, तो उन्होंने फॉर्मूला लिया था फॉर डिटरमाइनिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन, और यू कैन से द मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो उन्होंने क्या कहा था, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू व्हाट, पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला बेसिकली पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। तो ये जो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, बेसिकली ये जो मैक्स प्लैंक ने दिया था मोमेंटम ऑफ एनी फोटोन का फॉर्मूला ये था, पी इज इक्वल्स टू एच बाई पी, ठीक है, एनी फोटोन का। तो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये लिया था, और उसके बाद अपना ये फॉर्मूला बना दिया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ हम दो एग्जाम्पल और यू कैन से हम दो न्यूमेरिकल देखेंगे और इस चीज को और अच्छे समझेंगे। सो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी के, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यस, क्या बोल के रखा है, एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी के, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के है, ठीक है। फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको पूछा है फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के है, एंड फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बताया, निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। नाउ हियर व्हाट, लैम्डा इज इक्वल्स टू, हमको पता है, हमको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बोल के रखा है के है, हमको पूछा है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमको पता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, एच बाई पी। पी आपका क्या है, पी आपका है मोमेंटम, आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, क्या होता है, एम वी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप यहां से वी की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से वी की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ, आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अब हमारा वी क्या होगा, वी होगा आपका पी बाई एम, पी बाई एम होगा। अब यहाँ पर वी की जगह पे हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया पुट कर दिया ये पी बाई एम, और ये स्क्वायर था तो इसने हमने स्क्वायर पुट कर दिया, तो हाफ एम पी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम बच जाएगा, स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, एक एम बच जाएगा। तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ पी स्क्वायर बाई एम हो गया, मतलब पी स्क्वायर बाई 2m, ये हो गया 2m, राइट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, हमको कहा है कि हमें
पूछा है फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब यहाँ से मोमेंटम निकालो, मोमेंटम क्योंकि हमको क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो हमको मोमेंटम चाहिए था काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। जब काइनेटिक एनर्जी की दे रखी थी अपने काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपने निकाल लिया। अब यहाँ से आप मोमेंटम निकालो, पी निकालो। सो हमको पता है पी स्क्वायर क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m, सो काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी। अब पी क्या होगा, रूट ओवर 2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। तो अब इस पी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ये 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया when we put the value of p in equation 1, जब इक्वेशन 1 में हमने p की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एज लाइक कैसे आ सकते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा के दिखा रही हूँ कैसे कर सकते हैं हम ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। सो हमने पी के वैल्यू पे पुट कर दिया इक्वेशन के, तो लैम्डा क्या हो गया आपका, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। नाउ हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। लेट अस सपोज करो ये सेम इक्वेशन में आपको ये बोल दिया, सेम क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज बाय 44%, काइनेटिक एनर्जी अगर बोला कि इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर रही है 44%, कितनी 44% इंक्रीज कर रही है, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आपको पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे आप, पहले आप लिखोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज चेंज निकालोगे, तो वन बाय वन आपको इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको सेम वही चीज करनी है, हमको काइनेटिक एनर्जी बोल के रखा है, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन में जहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी के दे रखी थी, राइट, इसी क्वेश्चन में अप्रोच करना है। तो हमने क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, राइट, एच बाई पी। हमने अभी जस्ट ड्राइव किया वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया, राइट। अब आप मान लो कि यहाँ पर क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई व्हाट 44%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी 44%, मतलब उससे पहले वो कितनी परसेंट थी, 44% और इंक्रीज हो गई है। तो पहले वो 100% थी, परसेंट में बात चल रही है, जब परसेंट में बात चल रही होती है तो मतलब पहले वो कोई चीज 100% ही है, उसके बाद उसमें से वो और 44% इंक्रीज हो गई है, ठीक है। हम आउट ऑफ 100 में ही बात कर रहे हैं, तो अगर 100 था इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके बाद 44% इंक्रीज हो गया, तो मतलब टोटल कितना 144% इंक्रीज हो गया, 144 इंक्रीज हो गया अमाउंट, ठीक है, ठीक है, यही हो गया ना। अब देखो क्योंकि नॉर्मली इनिशियल हमने मान लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 100 थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने 100 मान लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 44% इंक्रीज हो गई है। तो 44% जब इंक्रीज होगी उसका मतलब क्या हो गया, 44% इंक्रीज हो गई है 144, तो उसका मतलब हो गया इसमें से 100 में से प्लस 44 कर दो आप, तो क्या होगा 144 हो गया, ये 144 क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज बाय 44%। नाउ हम क्या करेंगे, हम वेवलेंथ निकालेंगे, इनिशियल एंड फाइनल वेवलेंथ निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब आपकी 100 थी तब हम एक वेवलेंथ निकालेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी आपकी 144 थी तब हम एक वेवलेंथ निकालेंगे, और इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आपके पास यही है, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा अभी भी, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास यही है, एच 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह 100 यहाँ पर लिख दो, तो एच होल रूट 2m इंटू 100 कर दिया, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी h रूट ओवर 2m मल्टीप्लाई 144, ठीक है, 144 हो गया। अब देखो, अब आप ये देखो, ये वाला नंबर जो है 144 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर क्या है 100 मल्टीप्लाई 2, ये इन दोनों में से डिनोमिनेटर किसका सबसे ज्यादा छोटा है, इसका ज्यादा छोटा है, राइट, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा छोटा है, ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। अब आप बताओ जो वैल्यू होगी जब आप कोई बड़े नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हो तो वैल्यू ज्यादा कम आती है, मीन्स अगर मान लो आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो 2 को, ठीक है, 2 को, या मान लो 6 को 1000 से डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो 6 को आप डिवाइड कर रहे हो मान लो लेट इट बी 800 से, तो किस इन दोनों में से किस केस में वैल्यू कम आएगी, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक चीज देख लो, ऐसे कर लो, मान लो ये 2 हो गया, ये 4, आप 4 से 2 को डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर 2 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो किस केस में वैल्यू कम आएगी, जितना ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उतनी ही कम आपकी ओवरऑल वैल्यू आएगी। तो ये इन दोनों में से ये ज्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, तो हम क्या करेंगे, और इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमको परसेंट चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला है, ठीक है।
तो परसेंट चेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे। तो जो चेंज निकालेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों मैंने बताया क्यों करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज निकालना है ना हमको। आपको ये तो नहीं बोला आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, आपको बेसिकली चेंज निकालना है। और चेंज भी आप ऐसा निकालो जहां पर ये चेंज पॉजिटिव आए। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, नॉर्मली तो हम फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं, बट अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम आएगी, लेट इट सपोज कुछ भी आ जाए, ये आती है आपकी 4 आ जाती है और ये वैल्यू आती है आपकी 6, तो -2 आंसर आ जाएगा। इसलिए हम इनिशियल को पहले लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पता है हमें इनिशियल की वैल्यू हमारी क्या है, h डिवाइडेड बाई √2m इंटू 100 माइनस h डिवाइडेड बाई 2m इंटू 144, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, आप देखो आप इसमें से एक चीज कॉमन है, दैट इज व्हाट, h √, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, h व्हाट 2m और √100 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बात तो बराबर ही है, माइनस h एंड व्हाट इज √2m √144, राइट। तो हम इनमें से ये वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं, h/2m, तो h/√2m ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा। अब आप बताओ 1/√100 निकालने के लिए, रूट से बाहर निकालने के लिए 100 को हम 10 ले लेंगे, राइट, 10 आ जाएगा, √100 10 आता है, 144 का √12 आता है। इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका 120 अप्रॉक्स आ जाएगा, राइट, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, और सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये 12 है तो यहाँ पे 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 120 एंड देन माइनस यहाँ पर 100 आके आपका सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। दिस इज योर पार्ट, यू कैन डू इट नाइसली, ठीक है। मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताती हूँ। सो देखो व्हाट इज बेसिकली हैपन हियर, सो यस, व्हाट बेसिकली हैपन हियर, यहाँ पर क्या था हमारा, हमने एलसीएम लिया तो हमारा 120 आ गया, और 120 तो आ गया, बट यहाँ पर क्या था आपका 1/10 था एंड माइनस आपका 1/12 था, आपने 120 ले लिया। सो यहाँ पर 12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 120 था, ये तो आपको नॉर्मल एलसीएम है, राइट, तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी है तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट किया, 2/120 आया, सॉल्व किया तो 1/60 आ गया, ठीक है, और ये आ गया h √2m, ठीक है। नाउ हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, हमें चेंज निकालना था, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें निकालना था परसेंटेज चेंज, परसेंटेज क्या निकालना था हमें, परसेंटेज चेंज निकालना था, ठीक है, डी ब्रॉगली। अब हम क्या करेंगे, परसेंट चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। परसेंट चेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ का चेंज है, डिवाइडेड बाई व्हाट, ओरिजिनल वेवलेंथ, जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी, मल्टीप्लाई 100, जो चेंज हुआ वेवलेंथ में, हमको परसेंटेज चेंज निकाला है। परसेंटेज चेंज मतलब जो चेंज हुआ वेवलेंथ में मल्टीप्लाई करना ओरिजिनल वेवलेंथ जो है, और उसको सॉरी चेंज इन वेवलेंथ लिखना है, उसको डिवाइड करना है ओरिजिनल वेवलेंथ से, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, राइट। अब बताओ चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास क्या है, ये है h/√2m इंटू 1/60, राइट। अब ओरिजिनल वेवलेंथ देखो, ओरिजिनल वेवलेंथ तो यही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी हमारी यही थी, राइट। इनिशियल मतलब क्या, 100 था जब, वो इनिशियल वही आपकी ओरिजिनल वेवलेंथ हुई, राइट, क्योंकि इंक्रीज करने वाली तो आपकी ओरिजिनल वेवलेंथ नहीं होगी, तो इनिशियली यही आपकी वेवलेंथ होगी, h/√2m इंटू 100, राइट। तो अब इसको आप लिख दोगे यहाँ पर h/√2m इंटू 1/60, और ये हो गया आपका 1/100। आपको पता है 1/60 और ये तो बाहर निकल जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, इस रूट से बाहर निकल आएगा तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1/60 1/10 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ किया, इसको सॉल्व किया, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा आपका 1/6, तो क्या होगा टोटल 100, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको सॉल्व कर दिखाती हूँ। बेसिकली क्या होगा, ये 1/6 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 1 तो ऊपर ही आ जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 100 है ना, तो इसलिए 100/6 हो गया। 100/6 किया तो उसको 50/3 शॉर्टेस्ट, और इसका टोटल आंसर आ गया 16.66%। तो ये अगर आपकी आ गई क्या, व्हाट द परसेंट चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की परसेंट चेंज ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। सो ये आपको पूछ के रखा था कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और आपने इसका आंसर निकाल दिया है अच्छे से, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड, हाँ ये सारी चीज चल रही थी, ठीक है, ये सारी चीज हो रही थी, उसके बाद हमारे एक बहुत, अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यस,
इसके बाद इसी टाइप पे ये सारा डी ब्रॉगली का इक्वेशन चल रहा था, ठीक है, सब कुछ अच्छे से आ रहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, दो आए, हाइजेनबर्ग। कौन साइंटिस्ट आए? हाइजेनबर्ग। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, ठीक है। और उस हिसाब से क्या होता था, उसके हिसाब से उसका स्टेटमेंट मैं आपको समझाती हूँ। वो क्या था, वो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके हिसाब से क्या था कि एग्जैक्ट and simultaneous determination of position and momentum of a moving microscopic particle is impossible। उन्होंने कहा कि कोई अगर एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, ठीक है, मूविंग है वो, तो एग्जैक्ट और यू कैन से साइमल्टेनियसली, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है और साइमल्टेनियसली हमको डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, पोजीशन, किस पोजीशन पे है वो इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल, और उसका मोमेंटम क्या स्पीड है उसकी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उसका स्टेटमेंट ये था, द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। तो उसने ये समझाया कि अगर सपोज आपके पास कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है तो वो पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब वो वेव जैसा भी बिहेव करेगा, वो मूविंग है, तो साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली हम उसका पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, उसका हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि उसका पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल लेके समझाती हूँ इस चीज को। जैसे हम तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, पर आप मेरा ही एग्जांपल लो, ठीक है। जैसे आई एम ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, एक गाड़ी में, ठीक है। तो इस लॉ के, हिंसबर्ग के इस लॉ के हिसाब से द एग्जैक्ट पोजीशन, मेरी गाड़ी किस स्पीड से जा रही है और वो किस जगह पर, कहां पर है, वो साथ में डिटरमाइन करना कहाँ है। जस्ट इमेजिन मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, मतलब एक आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजें साथ में डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है कि जब मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है तो वो किस जगह पे होगी, ये पोजीशन पे होगी, ये पोजीशन पे होगी, ये पोजीशन पे होगी, ये पोजीशन पे होगी, ठीक है। ये एकदम इम्पॉसिबल है। मतलब वही उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट और यू कैन से साइमल्टेनियसली हम पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ना तो हम मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हैं, ना ही हम बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, mv, वेलोसिटी, बेसिकली हम स्पीड नहीं बता सकते किस स्पीड से गाड़ी जा रही है और साइमल्टेनियसली कहां पर होगी ये गाड़ी। आप ही सोचो, आप बता पाओगे क्या? अगर मैं दिल्ली से पालनपुर आ रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली से पालनपुर आ रही हूँ तो मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप क्या डिटरमाइन कर पाओगे कि मैं कौन सी जगह पे हूँ स्पेसिफिक? और अगर मैं आपको ये पता चल जाए कि मेरी पोजीशन क्या है, अगर मैं बीच में कहीं पे पहुंच रही हूँ, कहीं पे रुक रहा है गाड़ी, और मतलब कोई पोजीशन है उस जगह पे रुकी है, तो उस जगह पे आप ये बता पाओगे कि मेरी स्पीड क्या है गाड़ी की? नहीं। तो वही उन्होंने कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक, चलो आप मेरे लेवल पे बता भी दो, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब हम ये इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की बात करते हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि हम डिटरमाइन कर पाए कि एग्जैक्टली कि पोजीशन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है एंड वो कहां पर होगा, साथ में डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। या तो फिर पोजीशन पता चलेगी या फिर तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता चलेगी, दोनों साथ में और एक्यूरेटली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तो यही हेजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। और इस पर बहुत फेमस जोक भी है। हेजनबर्ग एक बार बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। एक जोक है, इट्स नॉट एक्चुअली फैक्ट, बट बहुत जोक ही है, मैं उसको समझाती हूँ आपको। उन्होंने कहा, ट्रैफिक पुलिस ने जब उनको देखा तो उसने गाड़ी रुकाई और कहा, आपको पता है कि आप कितनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो हेजनबर्ग ने कहा कि सर, अगर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं, मेरी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी में गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कहां गाड़ी चला रहा हूं, कौन सी जगह गाड़ी चला रहा हूं, मतलब मैं पोजीशन भूल जाऊंगा। समझ? तो ये एक जोक ही था। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे थे कि मतलब ये जोक इसलिए बनाया कि अगर मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अपना, अगर मेरे को गाड़ी की स्पीड पता है तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं पोजीशन कहां पे चला रहा हूं गाड़ी, ठीक है। तो वही था ये लॉ कि एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन
exact and simultaneous determination of position and momentum of a moving microscopic particle is impossible. साथ में हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल है. अब नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. उसके बाद उन्होंने एक अपना फॉर्मूला भी दिया इससे रिलेटेड, ठीक है. और वो क्या फॉर्मूला दिया वो हम समझाते हैं. लेट अस इमेजिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है. उन्होंने कहा एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास क्या है, m है, ठीक है. वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड हैविंग मोमेंटम क्या, p. उसका मोमेंटम क्या है, p, ठीक है. एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड उसका मोमेंटम p है, ठीक है. अब इफ ऑल द वैल्यूज mvp आर नोन देन ऑल्सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. उन्होंने ये कहा अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, आपको पता है कि वो पार्टिकल का मास क्या है, उसका मास क्या दे रखा है, उसका वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसके बाद भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि उसका पोजीशन क्या है, वो कहां पर होगा, उसका क्या पोजीशन है. वी कैन नॉट डिटरमाइन. और यही चीज उल्टी भी होगी, रिवर्स भी होगी, तो भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. अगर आपको पोजीशन पता है कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका गैस चैम्बर था, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, ठीक है, पोजीशन बता दी यहाँ पर है. अब आप ये नहीं बता पाओगे कि उसका मोमेंटम क्या था, उसकी स्पीड क्या थी, उसके मास क्या था, उसकी, चलो मास तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो, पर कोई भी अननोन सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, आपने बोल दिया पोजीशन है, तो आप उसका मोमेंटम डिटरमाइन कर पाओगे, आप उसका नहीं डिटरमाइन कर पाओगे. तो वही साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है. एंड उसने कहा इफ द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल इज नोन देन वी कांट डिटरमाइन इट्स. वही सेम चीज, अगर वो पोजिशन आपको पता है तो हम उसका डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्या, मास, वेलोसिटी एंड व्हाट, मोमेंटम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे ना. उसने कहा कि जब भी हम ऐसा मेजरमेंट करते हैं तो क्या आता है, हमारा एरर आता है इन व्हाट, पोजीशन, और एरर आता है आपका मोमेंटम में. तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने एक इक्वेशन दी अपनी समझाने के लिए, ठीक है. उन्होंने कहा जब भी हम ऐसी मेजरमेंट करते हैं तो हमारा क्या आता है, एरर इन पोजीशन आता है. उस एरर इन पोजीशन को उनको डेल्टा एक्स माना उन्होंने, ठीक है. एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स, ठीक है. पोजीशन के लिए एक्स यूज किया उन्होंने और एरर के लिए डेल्टा एक्स यूज किया. और एरर इन मोमेंटम उन्होंने क्या माना कि डेल्टा पी, ठीक है. डेल्टा पी इज व्हाट, एरर इन मोमेंटम. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, बोला डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू और यू कैन से ग्रेटर देन h बाई 4 पाई. ये एक इक्वेशन है, इसके बाद में आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डिटेल स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए बस एक ये याद रखो. उन्होंने कहा कि द एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाई द एरर इन दी मोमेंटम, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. क्या कहा उन्होंने, या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू. जब भी हम ये सिंबल यूज करते हैं इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब इक्वल टू. मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है एरर इन मोमेंटम एंड एरर इन पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस मल्टीपल h बाई 4 पाई. किससे बड़ा होगा, मतलब जो भी एरर होगा वो कभी भी एरर, ये जीरो नहीं होगा इन दोनों का एरर. मतलब एरर इन पोजीशन कभी भी जीरो नहीं होगा, एरर हमेशा होगा, हमेशा एरर प्रेजेंट होगा. एरर इन मोमेंटम भी हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो इन दोनों का जो मल्टीपल है, जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा h बाई 4 पाई. कभी भी इक्वल टू जीरो या फिर उससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से, ठीक है. वही उन्होंने कहा कि दिस मल्टीप्लीकेशन कैन नेवर बी जीरो. उन्होंने क्या कहा, दिस मल्टीप्लीकेशन कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो होगा ही नहीं. और ये कहा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा h बाई 4 पाई होगी ही होगी, ठीक है. जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा h बाई 4 पाई होगी ही होगी. सो वही ये क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, या फिर ये वाला फॉर्मूला आपका एकदम एक्यूरेट है, ये वाला याद रखो. इसमें दोनों सिंबल यूज किए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाई 4 पाई. तो मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगी, ठीक है. नाउ अब हम आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं. एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट, अगर कोई चीज का एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट क्या है, जीरो दे रखा है, ठीक है. जस्ट इमेजिन एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको या फिर कुछ भी बोल के रखा है कि आपका एरर इन मोमेंटम क्या है, जीरो है, ठीक है. उसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी आपका जीरो है, ठीक है. डेल्टा पी जीरो रखा है और इससे क्या हुआ, पी का वैल्यू क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, राइट. एम मास है, वी वेलोसिटी है. इसका मतलब जो आपका वेलोसिटी है, अगर ये एरर आपका मोमेंटम में बिल्कुल भी एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका सारा चीज फुल्ली अच्छे से डिटरमाइंड है, तभी तो जीरो एरर है ही नहीं. तो वी का वी भी फुल्ली डिटरमाइंड है, एम जो मास है वो भी फुल्ली डिटरमाइंड है, और आपका जो मोमेंटम है वो भी फुल्ली डिटरमाइंड, अच्छे से डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है.
बस सिंपल चीज क्या डिटरमाइन नहीं है, सॉरी, और आपका जो क्या है जो एरर है, ठीक है, एरर इन पोजीशन भी आपका 0 रखा है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, कि सारी चीज फुल्ली डिटरमाइन है। नाउ इस बेसिस के मतलब से क्या हुआ हमारा, देन हमारा जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाई 4 होता है, राइट। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे तो हमारा 0 हो गया, राइट। ये इसकी जगह पे हमको 0, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया एरर इन, हमने ये एग्जाम्पल माना था, यहाँ पर कंसिडर किया था हमने कि ये एरर इन मोमेंटम आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब 0 आ रहा है तो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, जो हेजनबर्ग ने फॉर्मूला दिया उस हिसाब से हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। जब हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो क्या हुआ, ये 0 हो गया। डेल्टा एक्स, इसको नीचे डिनोमिनेटर भेज देंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा 4 पाई, क्योंकि हमको डेल्टा एक्स निकालना है, पोजीशन निकालना है, क्योंकि हमारा मोमेंटम तो पहले से हमको पता है 0 है। हमने h बाई 4 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा पी, और आपको पता है डेल्टा पी की वैल्यू अपनी 0 डाल दी। जब हमने 0 डाल दिया तो ये लिखा h बाई क्या आ गया 0, क्या आ गया h बाई 0 आ गया, डेल्टा एस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाई 0 आ गया। और ये जब h बाई 0 आ गया तो ये क्या हुआ, h बाई 0 क्या हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और ये इन्फिनिटी हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया, जब आपका एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम 0 था तो आपका डेल्टा एक्स जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर है, क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर है, उसके इतने एरर्स हैं कि आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते एरर को, इनफाइनाइट एरर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जो एरर इन मेजर पोजीशन है, मोमेंटम है, वो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो आपका एरर इन ये क्या है कि आपका इन्फिनिटी आ जाता है, इतने एरर हो जाएंगे कि आप उसको रिमूव ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यही लिखा हुआ है, मींस देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ व्हाट पोजीशन, पोजीशन के मेजरमेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर है। वैसे सिमिलर वे में अगर आपका ये पोजीशन 0 हो जाए, ठीक है, पोजीशन 0 हो जाए तो जो आपका मोमेंटम होगा वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर कैरी करेगा। आप चेंज करके भी देख लो सिचुएशन, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये जो इन्होंने कहा डेल्टा पी और डेल्टा एक्स शुड हैव नॉट, दे शुड नॉट बी 0, ये 0 कभी नहीं होंगे, इनकी मिनिमम वैल्यू h बाई 4 पाई होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू h बाई 4 पाई होगी। तो आज की क्लास में हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आपका 2 न्यूमेरिकल कराएंगे एंड देन आपको ड्रॉबैक भी बताएंगे बोर मॉडल के, ठीक है, मेन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मैं ये आपके नोट्स में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।